नमस्कार। पिछले काफ़ी समय से हमने नक्षत्र मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ है। हमारी काफ़ी किताबें भी हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हमने देश विदेश में संपन्न किए हैं, लेकिन नक्षत्रों पे हमने ठीक से कोई बात नहीं की। आज हमारा मन है कि अब नक्षत्रों की बात हो जाए। आप जानते हैं 27 नक्षत्र हैं, तो शुरुआत करते हैं। और जिनका नक्षत्र अश्विनी है उन्हें बड़ा आनंद आएगा, और जिनका नहीं भी है उनको भी लगेगा कि वाह, आकाश की शुरुआत में नक्षत्रों की भूमिका क्या है। ब्रह्मांड के का प्रादुर्भाव जो होता है, ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, तो नक्षत्र क्या रोल अदा करते हैं। तो ये नक्षत्र, मेरा नक्षत्र अश्विनी हो या ना हो, लेकिन मैं अश्विनी के प्रभाव से विमुक्त नहीं हो सकता। आज हम बात करते हैं नक्षत्रों की, और पहला नक्षत्र अश्विनी की बात करते हैं। अगर आपको मालूम है तो नो इशू, नहीं मालूम तो हमारी वेबसाइट पे आप लिख के फ़ोन करके कभी भी जान सकते हैं। तो पहला नक्षत्र है अश्विनी। आकाश में नक्षत्रों की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है, और इस नक्षत्र की यात्रा मेष राशि में है, जो 0 डिग्री 0 मिनट से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक है। आकाश में जब हम देखते हैं तो 3 सितारों को एक समूह मिलता है। उसकी जो आकृति है वो घोड़े के समान है, इसलिए अश्विनी इसका नाम भी है। और बहुत लंबे समय तक आकाश की एनर्जी इनएक्टिव थी, वहाँ कोई गतिविधि नहीं थी। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए तो ऐसा भी बोलते हैं कि आदमी की ईगो भी है, जैसे आपकी ईगो है, मेरी ईगो है, हम कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे ही आकाश अपनी भी ईगो को सिद्ध करना चाहते हैं। ब्रह्मांड की रचना में आकाश को अपना भी एक रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ से ब्रह्मांड की शुरुआत है। आप अश्विनी के हैं तो आपसे मैं बात करता हूँ। तो अश्विनी का जो है वो एनर्जी जो इनएक्टिव पड़ी थी, उस एनर्जी को अशांत करने के लिए, सुषुप्त अवस्था की एनर्जी को ऑन करने के लिए, यह यहाँ पर जो ईगो है या एनर्जी है वो बड़ी विस्फोटक मूड में थी, लेकिन विस्फोट हो नहीं रहा था। आकाश में बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। तो उसमें एक क्रमबद्धता चाहिए थी। क्रमबद्धता के लिए यह जो नक्षत्र है, इससे बेहतर कोई नक्षत्र हो ही नहीं सकता था। तो आकाश की शुरुआत वहाँ से होती है, ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, हमारी ज्योतिष की शुरुआत होती है। तो ये वो नक्षत्र है आपका जो शुरुआत की बात करता है। इस नक्षत्र का जो स्वामी है केतु ग्रह है। केतु मूलतः प्रज्ञा का, नॉलेज का, विजडम का ग्रह है, और इसका जो असर है लहरों से होता है। लहरों से यानी इम्पल्सिस से होता है, और इम्पल्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। आपके भीतर की फीलिंग हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है नहीं मालूम, व्यक्त नहीं कर सकती। वो जो इम्पल्सिस हैं, उस इम्पल्सिस को केतु आकाश में रिप्रेजेंट करता है। और इससे बेहतर फोर्स आकाश के पास, ब्रह्मांड के पास था भी नहीं। तो वहाँ से अंतरिक्ष की यात्रा केतु से प्रारंभ होती है। और आप देखते जाइए तो आपको बड़ा आनंद आएगा कैसे कैसे ब्रह्मांड अपने आप को रच रहा है। तो यह बहुत ही अद्भुत घटना है, और जिसका प्रतिनिधि भी बड़े अजीब के हैं। जो नक्षत्र है उसका जो शेप है वो तो घोड़े के समान है, लेकिन जो राशि में घटना घट रही वो मेंढा है, रैम, जो पहाड़ों पर चढ़ जाता है, कुछ भी कर लेता है, वो रिस्क लेने को तैयार है। तो यहाँ जो प्राकृतिक ऊर्जा है उसके पास, पूरी शक्ति से विस्फोट होने की मूड में, उसको सुनामी में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। उसके लिए मंगल है, मंगल इस राशि का स्वामी। तो यह है इस नक्षत्र की बात है। अश्विनी नक्षत्र की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहते हैं बिना कहानियों के हम आकाश की बात नहीं कर सकते, हम ब्रह्मांड की बात नहीं कर सकते। कहानी यूँ है कुछ कि सूर्य जो है, सूर्य से इसकी कथा शुरू होती। सूर्य अदिति और कश्यप ऋषि का पुत्र है, ऐसा हम वेदों में जानते हैं। तो उसका जो सूर्य जब बड़ा हो गया, जवान हो गया, कहानी ऐसा बोलती है, तो जवान हो गया, बड़ा हो गया, तो उसकी शादी की चिंता हुई। तो अदिति बोली कश्यप ऋषि से कि इसकी शादी कौन करेगा, इसका ताप इतना है इसमें, तो एफुलियस जो है इसका जो फोर्स है, इसको आदमी सहन नहीं कर पाता। इसकी पत्नी क्या करेगी, थोड़ा संकट हुआ, क्या करें, बोले कुछ कीजिए। तो उन्होंने, कहानी आगे बोलती है, सूर्य को 12 भागों में बांटा, और 11 सूर्य तो दूसरे लोक में गए, हमारे लोक में यह सूर्य है। इस सूर्य से हमारे लोक की, जिस लोक में हम रहते हैं, जिस ब्रह्मांड को हम जानते हैं, उसकी यात्रा इससे होती है। अब
अब ये तय हुआ, सोचा गया अब क्या करें, शादी कौन करेगा। तो शादी करने के लिए ढूंढा कि इस अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा देवता कौन हो सकता है, और कौन सी ऐसी सुपुत्री हो सकती है जो सूर्य के साथ वैवाहिक जीवन संभाल सके। तो वहाँ पर तवस्तर, जिसको विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं, तो तवस्त्री उनकी पुत्री थी, संज्ञा भी उसको बोलते हैं, संज्ञा के नाम से जानी जाती है। तो उसको बुलाया गया, तवस्तर को या विश्वकर्मा को। तो बड़े खुश हुए कि वाह वाह, सूर्य से हमारी पुत्री की शादी होगी, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो विवाह हो जाता है। तो विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद पति पत्नी साथ रहते हैं, संज्ञा साथ रहती है। लेकिन अब वो भी उसका ताप, एफ्लुएंस जो है, झेल नहीं पाती, बड़ी दुखी है। क्या करे, पतिव्रता भी है, बड़ी परेशान भी है। तो कैसे इस समस्या से निजात पाई जाए। तो उसने समस्या का एक ही समाधान है कि मैं पति की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे जंगल में जाकर तपस्या करनी चाहिए। तो जंगल में चली जाती है। वो सोचती है कि मैं तो चली जाऊंगी, सूर्य भगवान का क्या होगा। तो अपने जैसी एक छाया जिसमें ज़िंदगी डाल दी, जीवन डाल देती है, उसको ज़िंदा कर देती है। वो बिल्कुल संज्ञाई दिखती है, लेकिन उसका नाम छाया था। उसको वहाँ छोड़ जाती है और ख़ुद चली जाती है जंगल में। तो जंगल में चली जाती है। बहुत लंबा समय हो गया। उसने कहा, अरे देखिए घर में क्या हो रहा है, शांति है नहीं है, जैसा औरतों में होता है कि क्या हो रहा है, पतिदेव क्या कर रहे हैं। लेकिन जब वो पलट के आई तो उसने देखा तो सूर्य तो उस पत्नी को पहचान ही नहीं पाए, छाया को। उसके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया से गुजर रही थी, पति पत्नी की तरह से। तो इसको जब पता लगा, इसको दूर से देखा, तो इसको बड़ा गुस्सा आया। वो उल्टे पैर जंगल की तरफ भागती है। इतने में सूर्य को अंदाज हो जाता है कोई आया था, कोई गया है। जैसे आपके घर में कोई आ जाए तो आपको लगता है ना कौन आया कौन चला गया। तो वो उसके पीछे गए तो जंगल में भागती चली गई संज्ञा। भागते भागते उसने देखा सूर्य तो पीछे पड़े हुए थे। एकदम वो वहाँ पर घोड़े का रूप ले लेती, मेयर हो जाती है। और सूर्य को मालूम पड़ता है तो सूर्य वहाँ पर इतने उत्तेजित थे कि वो भी घोड़े का रूप ले लेते। ये घोड़ी बन जाती है, घोड़े बन जाते हैं। तो उसके संयोग से अश्विनी कुमार पैदा होते हैं। तो अश्विनी कुमार की यात्रा वहाँ से शुरू होती है। तो पहला नक्षत्र है। तो सूर्य के ताप से ये पूरी कहानी है। इधर जब ये सब स्थिति बनी तो बड़ा संकट हो गया। तो संज्ञा पुनः अपने पिता तवस्तर के पास या विश्वकर्मा के पास चली गई। सूर्य भी वहाँ पर आए। वहाँ जाके पूरा मसला हल हुआ कि हुआ क्या पूरा। तो ये तो एक नई शुरुआत हो गई। खैर वो तो हो गया। तो फिर संज्ञा ने अपने पिता से बोला कि आप कुछ कीजिए इनका साहब, इनकी तो इनका ताप इतना है, हम तो झेल ही नहीं पाते, रह नहीं पाते, ये भी नहीं रह पाते मेरे, वरना बड़ा संकट है, तो कुछ कर दीजिए आप। तो वहाँ से कहते हैं कि दोबारा से उसको सूर्य को उन्होंने रंधे पे रख के, कहते हैं गैरात पे किसी पे रख के, जो इंस्ट्रूमेंट था उस समय हुआ करते थे, उस पर रख के उसको फिर उसके 8 भाग करे। उसमें से शिव का त्रिशूल भी बना और वज्र बना, बहुत सारी चीज़ें बनी। लेकिन वो फिर नॉर्मल से ज़िंदगी शुरू हुई। अब यहाँ पर अश्विनी कुमार पैदा हो जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत हो जाती है और अश्विनी नक्षत्र को आकाश में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो यह एक ब्रह्मांड की कहानी है। अब जो इसमें एक खास बात समझनी पड़ेगी। अगर ब्रह्मांड की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले एक चिकित्सक की ज़रूरत है, एक हीलिंग की ज़रूरत है। बिना डॉक्टर के ये दुनिया या वैद्य की दुनिया अपने अस्तित्व में नहीं आ सकती। क्योंकि बच्चा तो आ जाएगा पेट में, तो बच्चे को पैदा करने के लिए पूरी विधि जो है, विधि विधान है, वो चिकित्सा के पास थे या वो आयुर्वेद के पास है। तो वहाँ पर अश्विनी कुमार के पास वो शक्ति थी सूर्य के पुत्र होने से कि वो किसी को भी हील कर सकते थे। वहाँ पर हीलिंग की भी इनकी अलग यात्रा है। तो इनके पास कौन सी एनर्जी, उसकी बात करते हैं। पहले वेद उसकी बात करते हैं। बोलते हैं जो वेदों में जो सप्त नदियों की बात की जाती है या सप्त ऋषि की बात की जाती है या सप्त, बहुत जितने भी सप्त हैं, पूरा नंबर ही 7 है। तो उससे जो वेदों से लेकर सप्त ऋषि हों, सप्त सिंधु हों, सप्त नदियाँ हों, तो इन सब का जो उसको चैनल को जो
उस एनर्जी को, इस ब्रह्मांड को देता है, वो उसका जो वो है वो केतु है, ये अश्विनी। तो अश्विनी के का यह एक बहुत बड़ा माहौल है। तो अश्विनी नक्षत्र जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है आकाश में, जिसमें शिव की शक्ति भी है और शिव की ऊर्जा को दूसरे लोक से इस लोक में लाने की शुरुआत भी है। तो शिव की शक्ति है। और दूसरा जो नक्षत्र है, इसका संबंध लिंग से भी है भाई दी। और दूसरा जो नक्षत्र है भरणी, वो उसका संबंध योनि से है और वो शक्ति का प्रतीक है। तो शिव और शक्ति यात्रा यहाँ शुरू होती है। तो पहला नक्षत्र अश्विनी का नक्षत्र है। तो अश्विनी उस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है जो हीलिंग कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ, एक कहानी बताता हूँ। कुछ च्यवन ऋषि थे और च्यवन ऋषि कहीं किसी राज्य में की तरफ जा रहे थे, या वहाँ उन्हें कुछ राजकुमारियाँ मिली, तो उनके मन में उनसे विवाह करने की इच्छा पैदा हुई, या सेक्स जागृत हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। खुद बुजुर्ग थे, काफ़ी लंबी उम्र थी, और उनसे ऐसा संभव हो नहीं सकता था। तो उन्होंने अश्विनी कुमार को अप्रोच किया कि भाई आप मेरी मदद करें, आप तो वैद्य हैं, आप तो चिकित्सक हैं, आप तो कायाकल्प कर सकते हैं, तो मेरी ये समस्या है और मैं चाहता हूँ कि मैं विवाह करूँ। मैं बुज़ुर्ग हो गया, मैं तपस्या करता रहा, लेकिन मैंने जीवन का सुख नहीं भोगा, भौतिक सुख नहीं देखा, तो मुझे दिखना है। तो ये कहानी है। इसके अलावा एक और कहानी है, जिससे मालूम पड़ता है कि केतु नक्षत्र वाले या अश्विनी नक्षत्र वाले कैसे सीमा क्रॉस कर जाते हैं, सीमा की बियॉन्ड चले जाते हैं। आपके चरित्र में देखने को मिलेगा कभी कभी, जिनका ये नक्षत्र है वहाँ देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर जब एक और कथा है जो महाभारत के अंत के समय की है, परीक्षित राजा जो था, आखिरी राजा, उसको नागों ने मारना था, नाग से उसकी हत्या होनी थी। तो तक्षक ने उसको ख़त्म करने का प्लान किया था, ऐसी भी कथा है। तो अश्विनी भी, वो जो किंग है, वो इनसे मिलता है, अश्विनी से, कहता है कि तुम मुझे जीवित कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, परीक्षित बोलता है। लेकिन फिर तक्षक अश्विनी कुमार के पास आता है, बोलता है कि तुमने जो च्यवन को तो ऋषि को किया, वो तो चलो ठीक था, आपने कायाकल्प किया, लेकिन अगर आप ब्रह्मा के प्रोसेस में इंटरफियर करोगे तो इससे आपकी जो साख है या इज्जत है या रेस्पेक्ट है दुनिया में जो होने वाली है वो नहीं होगी, इसलिए आप इसमें इंटरफियर ना करो। तो उसके कहने के बाद ये लोग माने, तो वहाँ से एक अलग यात्रा शुरू होती है। इस पूरी कहानी से हमें जो समझ में आता है कि अश्विनी के पास एक हीलिंग पावर है, शुरुआत भी करता है, हीलिंग भी करता है। और ब्रह्मांड की शुरुआत हीलर के बिना नहीं शुरू हो सकती। अगर आपके पास खाने का बंदोबस्त नहीं है तो आप पैदा नहीं हो सकते, पैदा होंगे तो खाएंगे क्या, और खाएंगे तो बीमार होंगे तो इलाज तो करेगा। तो ये पूरी ब्रह्मांड की शुरुआत की यात्रा इस प्रकार से होती है। ये अलग यात्रा है, ये हमारा ज्योतिष है, हम अपनी ज्योतिष से इस तरह से बात करते हैं। इस नक्षत्र की गुण और प्रेरक शक्ति अर्थात मोटिवेशनल फोर्स क्या है, अब उसकी बात करते हैं। इसका बेसिक गुण तो रजस है, लेकिन जो इसका मोटिवेशनल फोर्स है वो धर्म है। धर्म यानी सिद्धांत, धर्म यानी गौरव। तो यह इस नक्षत्र की मूल प्रेरणा के स्रोत है। इस नक्षत्र में सूर्य उच्च का हो जाता है, और जो राजसी एक्टिविटीज़ हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए यह अपने आप में इन सब की बहुत नितांत आवश्यकता थी। ब्रह्मांड की एनर्जी जो सुप्त अवस्था में थी काफ़ी लंबे समय से, उसको जो ब्रह्मांड की शुरुआत करना पड़ेगी, तो एक बैकग्राउंड जो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उस बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर रजस जो है, आप जैसा जानते हैं 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। ज्योतिष में जो पहली 4 राशियाँ हैं, मेष से लेकर कर्क तक, वो सारी रजस वाली हैं। तो पहला रजस है इसका। तो यहाँ पर ये जो खास नक्षत्र है, इसकी बात कर रहे हैं रजस में, उसमें भी रजस में भी 3 उसके लेवल होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो हो सकता है कि एक राशि पहले में रजस में हो, दूसरे में तमस में हो, तीसरे में सत्व में हो। तो अलग अलग राशि, जैसे जैसे अलग अलग नक्षत्रों की हम बात करेंगे तो उसमें हम सारी बातें बताते रहेंगे। लेकिन इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसके जो गुण हैं, वह रजस हैं। मतलब प्रथम लेवल पर, इस स्तर पर रजस, द्वितीय पर और तृतीय पर।
तो हर जगह जब तक रजस नहीं होगा, एक्टिविटी, रजस मीन्स एक्टिविटी। और जब हम बात करते हैं सत्व की, रजस का मतलब है, एक और बात बोल दूँ, रजस का मतलब है कि आदमी या ब्रह्मांड या व्यक्ति अपनी ईगो को सिद्ध करना चाहते हैं। आपने बोला मैं ये काम कर दूंगा, मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगा, मैं एमएलए हो जाऊंगा, मैं मिनिस्टर हो जाऊंगा, मैं अरबपति खरबपति हो जाऊंगा, तो ये ईगो है। इस ईगो के लिए, इस ईगो को आगे बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज़ चाहिए। अगर आप सात्विक आदमी हैं तो ऐसी बात ही नहीं करेंगे। ऐसी बात करेंगे तो जो आपका ईगो है वो सत्व में ढल जाएगा। और अगर आप तामसिक हैं, तामसिक प्रवृत्ति से जीते हैं आप, तो तामसिक प्रवृत्ति ज़्यादा है, तो इतना डलनेस रहेगा तो आप कुछ करेंगे नहीं। तो ब्रह्मांड की शुरुआत के लिए अश्विनी राशि चुनी गई, अश्विनी में उसका केतु चुना गया, केतु के बाद मेष राशि चुनी गई, और फिर वो मंगल चुना गया। सूर्य का जितने भी आसमान के, स्काई के या कॉस्मोस के जो भी सबसे फोर्सफुल एनर्जीज़ हैं, उन सबको यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। तो वहाँ से रजस की शुरुआत होती है। तो रजस तीनों गुण पर है। तो रजस का जो होता है, वहाँ रजस में अगर धर्म नहीं है तो अधर्म हो जाएगा। तो ब्रह्मांड की शुरुआत तो होती है रजस से, लेकिन इसका जो मोटिवेशनल फोर्स है धर्म है, इसलिए ये हमारी दुनिया टिकी हुई है। तो ये आकाश की बात है। आप में कितने गुण उसमें से आए ये आप जानेंगे, उसकी भी बात हम आगे धीरे धीरे करते रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है केतु, वो उसका संबंध मोक्ष से है, लिबरेशन से है। और केतु के पास, केतु जो ऑपरेट करता है वो इंट्यूटिव लेवल पर ऑपरेट करता है। इंट्यूटिव विजडम जिसकी हम बात करते हैं, तो इंट्यूटिव लेवल पर ये ऑपरेट करता है। लेकिन जहाँ पर इंट्यूशन है वहाँ पर इल्यूज़न भी है। ध्यान देने वाली, वहाँ भ्रम भी है। इल्यूज़न और इंट्यूशन में थ्रेड लाइक डिफरेंस होता है। अगर आप इधर गए तो आप भ्रम में चले गए, भ्रम में गए तो आप घूम गए। और अगर आपका विजडम इंट्यूटिव है और इंट्यूटिव इंटेलिजेंस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कमाल कर सकते हैं। तो यह, इसमें केतु के साथ एक और बात है, ये सारी बातें आपको बाहर नहीं मिल सकती, क्योंकि आंतरिक लेवल पर सारी चीज़ें घट रही हैं। अगर आप अंतर मन में ढूंढेंगे तो वहाँ आपको विजडम मिलेगी, इंट्यूशन मिलेगा, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस मिलेगा, और एक फोर्स मिलेगा जिससे आप आगे बढ़ेंगे। तो इस गुण के, आपके जो नक्षत्र है, इसकी जो व्यक्तित्व कैसा है, वो स्ट्रेंथ कैसी है, अब हम इसकी ज़रा बात करते हैं। अश्विनी, केतु, मंगल, ये सब मिलके इस व्यक्ति को, या आकाश में, आकाश की बात करें तो एक डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो यह, इसमें एक अग्नि की समान तीव्रता होती है जो पूरे जोर के साथ, पूरे एनर्जी के साथ गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहता है और एक रिजल्ट का पैटर्न क्रिएट करना चाहता है। एक रिजल्ट नहीं, हज़ारों रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट की लगातार श्रृंखला चाहिए। यहाँ पर जो तमाम ऊर्जा संगठित हो जाती है, एकदम संगठित होकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तय करती है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की चेतना एकाग्र होकर एक दिशा में जब लग जाती है तो फिर उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। वो अपने आप में अधिकारी हो जाता है, अधिकार को प्राप्त करने की क्षमता उसमें आ जाती है, लेकिन उसका फोकस होना चाहिए। तो ये सब इस नक्षत्र के प्लस पॉइंट है। और आपके पास एक ना थकने वाली ऊर्जा है, टायर्ड ही नहीं होते, जो सतत आपके व्यक्तित्व को नए आयाम प्रदान करती रहती है। और आप सारे कार्य ऐसे करते हैं, बच्चा करता, उछलता हुआ, कूदता हुआ, इधर से उधर, थकते भी नहीं है, पता भी नहीं चलता क्या कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया, किला फतेह करने के बाद लगता नहीं कुछ करा है, ठीक है, चलता है, ऐसा हो जाता है। और आप जो हैं बेसिकली बड़े दयावान हैं, भावुक हैं, बड़े इमोशनल हैं, और अपने लोगों से जिनसे प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं। ये परिवार भी हो सकता है, मित्रगण भी हो सकते हैं, और उनके लिए आप काफ़ी प्रोएक्टिव हो जाते हैं। या अपने गुणों की हम बात करें, क्वालिटीज़ की बात करें, और क्योंकि आपको एक कहीं डर भी लगता है कि ये हमारा व्यक्ति हमसे रूठ ना जाए, हमसे दूर ना चला जाए, तो आप उसकी अच्छी बुरी सारी बातें यस कर देते हैं। तो यह एक कमी भी है आपके अंदर, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो दूसरा क्या है कि आप अकेलेपन से घबराते हैं, आप अकेले रहने से आपको दिक्कत है, और जो असुरक्षा है उसकी भावना से आप लोगों की बेवकूफ़ियाँ भी सहन कर लेते हैं। यह एक आपकी कमज़ोरी में भी आता है,
और कमज़ोरियाँ वैसे यहीं ख़त्म नहीं होती, कुछ और भी कमज़ोरियाँ हैं, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। आप अगर इम्पल्स में बह जाएं, इम्पल्सिव हो जाएं, तो आप अपना नुकसान कर सकते हैं। ये भी एक इससे आपको बड़ी असुविधा होगी और मुश्किलें आपके लिए पैदा हो सकती हैं। तो इसको पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो आपको झंझट में डाल सकता है, और कभी कभी क्या है, आप विध्वंसक हो जाते हैं। इस पे भी आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, कि आपको सीमा नहीं रहती, ना प्रेम की सीमा है, ना फिर गुस्से की सीमा है। इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अपोजिट सेक्स के प्रति जो आपका फिटर अट्रैक्शन है, इस पतंगा शमा के पास जाके जल जाता है, यह भी एक कमी है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो हमने अभी बात की, आपके नक्षत्र की बात की, अश्विनी की बात की, ब्रह्मांड में इसका क्या रोल है और कैसे ब्रह्मांड में अस्तित्व में आता है, और कौन कौन से गुण आप लेकर आए हैं। अब हम धीरे धीरे नक्षत्र मेडिटेशन की बात करेंगे। अभी तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब मैं सिर्फ बता दूं, हमारी एक विधि है कि अब जब आप अपने नक्षत्र के साथ ध्यान करते हैं, वो हम आपको अगले किसी एपिसोड में अलग से बताएंगे। जब आप अपने नक्षत्र के साथ ध्यान करते हैं, तो उसमें जब आप अपने को कनेक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ कई तरह के बल्ब चल रहे हैं, आकाश मान लीजिए एक तरफ से। अगर मैं इस बल्ब से कनेक्ट होता हूँ, तो फिर मैं दूसरे बल्ब से अनकनेक्टेड नहीं रह सकता। तो जब मैं आकाश में अपने नक्षत्र से कनेक्ट होता हूँ, तो वहाँ पर सारे नक्षत्र जुड़े हुए हैं, उन सब से जुड़ के एक ब्रह्मांड बनता है। तो मैं धीरे धीरे ब्रह्मांड से कनेक्ट होने लगता हूँ। जब मैं ब्रह्मांड से कनेक्ट होने लगता हूँ, तो फिर मैं अपने जीवन का कंट्रोलर हो जाता हूँ। मैं अपने जीवन को दिशा दे सकता हूँ। मैं अपने कॉन्शियस जीता हूँ, मैं कॉन्शियसली जी रहा हूँ। मैं सोता हुआ नहीं जी रहा हूँ, मैं अपने सबकॉन्शियस से कवर नहीं हो रहा हूँ। मैं बिल्कुल अवेयरनेस के साथ, चेतना के साथ, चैतन्य होकर जब मैं अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन को करता हूँ, तो मेरे जीवन में परिवर्तन आता है। तो उसके लिए हमारी विधि है, जो हम बोलते हैं कि 40 मिनट अगर आप दिन में सुबह के वक्त, संभवतः शाम को भी कर सकते हैं, दिन में एक बार कम से कम 40 मिनट, तो उसकी हमारी विधि है, हम आपको अलग से बताएंगे। और हमारा ये प्लान भी है, जब आपके नक्षत्र के मान लीजिए हमारे पास 100, 200, 500 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, तो जिस दिन आकाश में नक्षत्र होगा, उस दिन हम उन सबको मेडिटेशन कराएंगे। ऐसा भी हमारा प्लान है। इसलिए हम सारे नक्षत्रों की धीरे धीरे बात कर रहे हैं, और आज इतना ही बात करना ठीक रहेगा कि इस नक्षत्र में बहुत सारी खूबियाँ हैं, आप कमाल के आदमी हैं, लेकिन आप अपनी ऊर्जा का कितना संगठित करके उसे एक दिशा देते हैं, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।